हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लेलिस्ट का पार्ट 2 है। इससे पहले इसका एक पार्ट आया था जिसमें हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमने कंपोनेंट्स में से दो कंपोनेंट हैं इसके, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। तो जिसमें से हमने करंट अकाउंट ऑफ बीओपी पर हमने डिस्कशन किया, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उस वीडियो का, तो पहले आप उस वीडियो को देखें। अब इस वीडियो में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्या होता है कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा जाता है। In this records all those transactions between the resident of a country and the rest of the world, rest of the world और रेजिडेंट की वो सारी ट्रांजेक्शन्स विच, मेन बात आप इस पे ध्यान देंगे, विच कॉज अ चेंज इन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज of the resident of a country or the government। वो सारी ट्रांजेक्शन्स, जो ट्रांजेक्शन हम रेस्ट, मान लो इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के साथ जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, वो चाहे रेजिडेंट कर रहा है या गवर्नमेंट कर रहा है, और जिसकी वजह से एसेट्स और लायबिलिटी के स्टेटस में चेंज आए, तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड द ट्रांजेक्शन्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी की ट्रांजेक्शन्स में हम इसके अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं वन बाय वन के इसमें क्या क्या आता है। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। सबसे पहले मैं इसमें जो बात करूंगी वो मैं करूंगी इसमें इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट की बात करी। इन्वेस्टमेंट में हम दो टाइप की इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक हम करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक हम करेंगे इसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो पहले मैं एफडीआई की बात करती हूँ कि एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। कि जैसे मान लो कि कोई भी एक इंडियन बॉय ने, मान लो यूएसए में, ठीक है, उसने क्या करा, परचेज आ फैक्ट्री, उसने वहाँ कोई फैक्ट्री या बिजनेस को परचेज किया इंडियन बॉय। तो इट मीन्स ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है, एक तो इस पे आप ये बात ध्यान रखेंगे कि इससे कंट्री, जो होस्ट कंट्री होती है वो है ये जहाँ पर हम ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, ठीक है। होस्ट कंट्री से जो ट्रांजैक्शन है वो होम कंट्री से, ये हमारी होम कंट्री। अब होम कंट्री से होस्ट कंट्री में जहां मैंने ये ट्रांजैक्शन करी उस इंडियन बॉय ने, तो उसने फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हुआ। और ये बात आपको अच्छे से पता है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है बच्चों, तो आपको पता है कि इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाता है। इसी तरह से अगर मैं इसी सिचुएशन को रिवर्स कर दूं कि एक यूएसए यानी कि फॉरेनर ने अगर इंडिया में अगर कोई फैक्ट्री को परचेज किया है, तो इससे क्या होगा कि जो इनफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का वो इंडिया में होगा,
ठीक है। तो इंडिया जो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का क्या हुआ है बच्चों, इनफ्लो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमें ऑनरशिप मिलती है, ठीक है। अगर कोई भी कंट्री जो है यहाँ पर आके अगर अपना बिजनेस सेटअप करती है, लाइक पेप्सी ने करा है या सैमसंग ने करा है, तो इसका मतलब वो सेटअप अगर यहाँ पर हुआ है तो इट मीन्स इंडिया में एफडीआई हुई है। या इसी तरह से इंडिया की कोई कंपनी लाइक टाटा ने अगर जैगवार में इन्वेस्टमेंट करी है तो वो एफडीआई बाहर करी गई है, उस केस में आउटफ्लो हुआ है। और पेप्सी और सैमसंग ने जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करी है उस केस में इनफ्लो हुआ है। इनफ्लो को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं और आउटफ्लो को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से एफडीआई के बाद अब हम चलते हैं पोर्टफोलियो पर। क्या होता है ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की मैं अगर बात करूं तो ये इन्वेस्टमेंट जो होती है ये फाइनेंशियल एसेट्स में करी जाती है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड इज द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर विच अ फर्म और अ कंट्री परचेज शेयर ऑफ फॉरेन कंपनीज और बाय द बॉन्ड्स इशूड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीद रहे हैं फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट के, या फिर हम किसी फॉरेन कंट्री की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके शेयर्स को खरीद के। तो अगर हमने ये इन्वेस्टमेंट हमने करी है इट मीन्स हमारे लिए ये वाली इन्वेस्टमेंट की वजह से आउटफ्लो हो रहा है बच्चों फॉरेन करेंसी का, ठीक है। वो आउटफ्लो हमारा बीओपी अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड होगा। इसी तरह से कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो अगर हमारे यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में मान लो रियलाइज इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर को वो खरीद लेता है, तो इसका मतलब उसने जो यहाँ पर शेयर खरीदे और यहाँ पर शेयर में अगर उसने जो इन्वेस्टमेंट करी, तो मैंने आपको बोला जो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट में होती है उसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो अब अगर रिलायंस कंपनी के किसी फॉरेनर ने शेयर्स खरीदे हैं बच्चों, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ है। और इनफ्लो का मतलब क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और अगर आउटफ्लो हुआ है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट करी है या हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी गई है, तो आपको ये बात पता चल गई कि इसकी वजह से हमारा एसेट पर इफेक्ट पड़ा। एसेट हमारी जो है वो इफेक्ट कर रही है, तो जो ट्रांजैक्शंस हमारी एसेट्स या लायबिलिटी के स्टेटस को इफेक्ट करें वो हमारे कैपिटल अकाउंट में आती हैं। तो ये मैंने आपको इन्वेस्टमेंट समझाया। इसके बाद हम सेकंड करते हैं बोरोविंग्स। अब बोरोविंग्स जो है वो दी भी जाती हैं ली भी जाती हैं। अगर हम बाहर की कंट्री से मान लो इंडिया अगर यूएसए से बोरो कर रहा है, ठीक है, इंडिया ने अगर यूएसए से बोरो करा तो इसका मतलब फॉरेन करेंसी का क्या हुआ बच्चों, इनफ्लो। और ये इनफ्लो किस साइड रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड। इसी तरह से मान लो इंडिया ने अगर यूएसए को दिया है तो क्या हो रहा है फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो, तो इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। अब जो ये बोरोविंग होती है ये भी दो तरीके की होती है। एक बोरोविंग जो हम करते हैं वो हम करते हैं कमर्शियल बोरोविंग्स। कमर्शियल बोरोविंग जो होती है ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होती है। जो रेट मार्केट में होता है ये उसी रेट पर बोरोविंग करी जाती है, क्योंकि ये बोरोविंग कमर्शियल पर्पस के लिए करी जा रही है। एक होती है हमारी एक्सटर्नल असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है बेटा, सहायता। तो जो बोरोविंग हम किसी हेल्प के तौर पर कर रहे हैं या हम बोरोविंग ले रहे हैं, तो ऐसी बोरोविंग जो होती है ये कंसेशनल रेट पर होती है, यानी कि ये मार्केट रेट पर नहीं होती है, ये कंसेशनल रेट पर होती है। तो ये दोनों में से किसी भी टाइप की बोरोविंग्स हो सकती हैं। तो अगर बोरोविंग जो है वो करी जा रही है, मैंने अभी बताया ली जा रही है, तो ये क्रेडिट है बिकॉज इट कॉज इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। और अगर दी जा रही है तो इट कॉज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, देन इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। बट ये कमर्शियल है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि कमर्शियल पर्पस के लिए करी जा रही है। और अगर एक्सटर्नल असिस्टेंस है, सहायता के पर्पस से करी जा रही है, हेल्प के पर्पस से करी जा रही है, तो ये कंसेशनल रेट पर होती है। ये बात क्लियर। इसके बाद आते हैं हम तीसरा, बैंकिंग कैपिटल। इसके अंदर सारे के सारे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, उन कमर्शियल बैंक्स के पास जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन एसेट्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी इसमें आती है। अब वो फॉरेन एसेट्स का बढ़ना घटना तो आप समझ सकते हो कि कब वो आ रही हैं कब वो जा रही हैं।
इसके अंदर एक चीज़ और भी आती है, वो है एनआरआई डिपॉजिट। अब ये क्या होता है? कोई भी एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन अगर हमारे यहाँ पर अकाउंट खुलवा रहा है, क्यों खुलवा रहा है? क्योंकि उसको शायद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता हो यहाँ पर, तो अगर वो उसमें डिपॉजिट करेगा तो वो हमारे लिए इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी है और इसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। और इसी तरह से अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो ये फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो जाएगा, तो इसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने आपको कैपिटल अकाउंट के सारे मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो इसको एक बार हम टेबुलर फॉर्म में भी देख लेते हैं, जैसे हमने करंट अकाउंट का देखा था। तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हमने हेडिंग डाली कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ये मैंने लाइन डाली, यहाँ मैंने लिखा क्रेडिट साइड। अब आपको पता है क्रेडिट का मतलब इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी और ये है डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड में क्या क्या आ सकता है? इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुई है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। या फिर इसमें क्या आ सकता है बच्चों? बोरोविंग फ्रॉम अब्रॉड, अगर हम बोरोविंग्स कर रहे हैं बाहर से। अब वो किस टाइप की है वो मैंने आपको अभी समझाया, बोरोविंग्स फ्रॉम अब्रॉड। तीसरी बात इसमें हमने क्या देखी? रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द फॉरनर्स, अगर किसी फॉरनर ने कोई लोन लिया हुआ था या किसी बाहर की कंट्री ने लोन लिया हुआ था और अगर वो उसकी रीपेमेंट कर दे, रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरनर्स। तो ये हमारी टोटल क्या बनेंगी? कैपिटल रिसिप्ट्स। अगर मैं इनका टोटल करती हूँ। इसी तरह से डेबिट में क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट, वहां फ्रॉम अब्रॉड था, यहां आ जाएगा इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। दूसरा यहाँ पर क्या आ सकता है? लेंडिंग टू अब्रॉड, अगर हम लोन दे रहे हैं। तीसरा क्या आ सकता है? रीपेमेंट ऑफ लोन टू फॉरनर, अभी ये हमें मिला था अब हम दे रहे हैं। रीपेमेंट, अगर हमने कोई लोन लिया हुआ था तो अगर हम उसको वापस कर रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन टू फॉरनर। तो इसका टोटल हमारे लिए क्या बनेगा? कैपिटल पेमेंट्स। तो इस तरीके से हम ये डेबिट और क्रेडिट में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बच्चों। तो मैंने आपको सारे कंपोनेंट्स बता दिए करंट अकाउंट के। एक बार करंट अकाउंट का मैं आपको फिर से टेबल दिखा देती हूँ। हमने उसमें दो कंपोनेंट करे, एक विजिबल जिसको मर्चेंडाइज भी कहते हैं। अगर हम गुड्स में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी है, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। इंपोर्ट कर रहे हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। दूसरा इसमें आते हैं इनविजिबल, जिसमें हमने पढ़ा सर्विसेज, यूनिलेटरल्स, इनकम। इनकम का अगर एक्सपोर्ट हो रहा है सर्विसेज का देन इनफ्लो है, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इंपोर्ट है तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से यूनिलेटरल्स यानी कि ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स हैं, अगर हमें मिल रहे हैं ग्रांट डोनेशन तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे और अगर हम दे रहे हैं तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और इनकम भी, अगर हम प्रॉफिट, डिविडेंड या इंटरेस्ट की फॉर्म में कोई इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो हमारे लिए रिसिप्ट बनेगी, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम इसी फॉर्म में कोई इनकम की पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और इनका टोटल जो होगा वो करंट रिसिप्ट्स और करंट पेमेंट का बनेगा। तो इसको मैं आपको एक पूरे के पूरे चार्ट में बना के सिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट होता है। आप इसको ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको ये मैं एक चार्ट बना रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे। मैं लिख रही हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट। और मान लो ये सारा जो है ये है इन US $1,000,000। ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो हमने वो बनाने हैं। ये मेरे लिए क्रेडिट, ये मेरे लिए डेबिट।
यहाँ पर मैं नेट इफेक्ट दिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ करंट अकाउंट की। सबसे पहला पार्ट मैंने ले लिया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में सबसे पहले आपको पता है क्या आता है, विजिबल और इनविजिबल। पहला मेरा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मान लो वो किया मैंने 20,000 का, ठीक है। यहाँ मैंने दिखाया इंपोर्ट ऑफ गुड, तो वो मैंने किया मान लो 30,000 का, तो इसका नेट इफेक्ट आ गया -10,000। दूसरा मैं लेती हूँ इसमें इनविजिबल। आपको पता है इनविजिबल कैसे आएगा, जो इनविजिबल है वो 3 आइटम इसके अंदर आती हैं, सर्विसेज, यूनिलेटरल्स और इनकम, यानी कि A + B + C करेंगे। हम सबसे पहले A लेते हैं। मैंने A लिया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज लिया, मान लो मैंने 6,000। मैंने यहाँ पर लिया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वो लिया मैंने 5,000, तो इसका नेट इफेक्ट कितना आ गया 1,000। बी लेती हूँ मैं ट्रांसफर रिसिप्ट्स। ट्रांसफर रिसिप्ट्स मैंने ली मान लो 4,000 की, ठीक है। और ट्रांसफर पेमेंट्स ली मैंने 2,000 की, तो नेट इफेक्ट कितना आ गया मेरा 2,000 पॉजिटिव। फिर मैं सी में लेती हूँ इनकम रिसिप्ट, वो मैंने ली 8,000 की। यहां मैंने लिया इनकम पेमेंट, ये मैंने लिया 11,000 का। मेरा नेट इफेक्ट आ गया -3,000, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि मैं अब क्या करूंगी, ये इन तीनों का टोटल करती हूँ। 8 + 4 12 + 6 18 का मेरा ये क्रेडिट है। 11 + 5 + 2, यानी कि ये मेरा टोटल हो गया 19,000 का। 18 सॉरी, यहाँ पर 12 और यहाँ मैं ले रही हूँ -4, ठीक है। तो यहाँ का टोटल जो है ये आ गया मेरा 19,000 का। 18 का मेरा पॉजिटिव, 19 का मेरा डेबिट, तो मेरा ये आ गया माइनस का 1,000, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पर पूरा टोटल निकालती हूँ। किसका टोटल? करंट रिसिप्ट। मेरी करंट रिसिप्ट कितनी आ गई 20 + 18, कितनी आ गई 38। मेरी करंट पेमेंट कितनी आएंगी बच्चों, उसका टोटल करते हैं अब हम। 30 + 19 49। तो इस तरीके से ये मेरा इफेक्ट आ गया -11,000। ये मैंने इतना निकाल लिया करंट अकाउंट। अब मैं चलती हूँ कैपिटल पे। तो बी पार्ट आ गया मेरा कैपिटल अकाउंट। आपको पता है कैपिटल अकाउंट में अभी मैंने लिखा क्या क्या आता है। इन्वेस्टमेंट आती है अगर वो करी जा रही है, फ्रॉम बोरोविंग अगर हमने करी है, ठीक है। बैंकिंग कैपिटल अगर डिपॉजिट करा है एनआरआई ने, तो ये हमने यहाँ लिखा। और मान लो ये सब चीज़ों को मिलाकर मेरा टोटल कैपिटल जो रिसिप्ट है, यानी कि जो जो मेरे पास पैसे आए टोटल, वो आए 39,000। इसी तरह से हमने इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, कोई हमने लेंडिंग करी, लेंडिंग टू अब्रॉड। तो इस तरह से ये सारी ट्रांजैक्शंस का मान लेते हैं हमने जो टोटल करा वो करा हमने 20,000। तो हमारा इसका नेट इफेक्ट कितना आ गया 19,000 पॉजिटिव। अब मैं कैपिटल का टोटल निकालती हूँ। कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, मैं निकाल रही हूँ कैपिटल रिसिप्ट। इसका टोटल आया मेरा 39,000। और कैपिटल
पेमेंट का टोटल आया मेरा 20,000 और नेट इफेक्ट कितना आया 19,000। ये आपको दिख रहा है। अब आपको पता है कि जब भी अकाउंट को मेंटेन करा जाता है बच्चों, तो गलतियां तो होती है ना, क्योंकि जो भी ये हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, ये डबल एंट्री सिस्टम पे करते हैं। और हमेशा याद रखना कि हमारा बैलेंस हमेशा ओवरऑल बैलेंस हमेशा बैलेंस आएगा, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड करा जा रहा है, इसीलिए सरप्लस डेफिसिट कभी भी नहीं शो करेगा ये हमारा। अब मान लो एरर एंड ओमिशन भी हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं हमसे। अब वो गलती को मैंने सी पार्ट में लिखा, एरर एंड ओमिशंस। कुछ रिकॉर्ड करना भूल गए, कुछ गलती हो गई, मान लो वो हमारी सिर्फ क्रेडिट में आ रही है, डेबिट में कुछ नहीं आ रही, तो मेरे पास ये क्रेडिट का 1,000 आ गया। क्लियर है ये बात? तो अब मेरे पास, अब आप देखो कि पॉजिटिव ये 19,000 और 1,000, ठीक है। अब मैं कैसे निकालूंगी? ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस करूंगी मैं ए प्लस बी प्लस सी। ए मेरा ये है, बी मेरा ये है, सी मेरा ये है। बी और सी पॉजिटिव यानी 20, ये मेरा माइनस का 11,000 यानी कि ये मेरा आ गया पॉजिटिव यानी सरप्लस में 9,000। अगर हम इसको वैसे देखें तो हमारा 38 प्लस 39 प्लस 1, इनका टोटल करती हूँ तो मेरा आता है 78। 49 प्लस 20 का टोटल करती हूँ तो ये आता है 69। ठीक है, तो अगर मैं अब इसमें से इसको माइनस करूँगी तो ये मेरा 9,000 का इफेक्ट सरप्लस आ गया। जो ये सरप्लस आया मेरा, यानी कि 9,000 मिलियन डॉलर्स जो मेरे ये सरप्लस में आए हैं, ये सरप्लस जो होता है, ये सरप्लस अपने पास आरबीआई रखता है ऑफिशियल रिजर्व में। यानी कि मेरा ऑफिशियल रिजर्व जो है वो 9,000 मिलियन डॉलर से बढ़ गया। क्योंकि मेरा ये 9,000 बिलियन डॉलर से बढ़ गया, बेटा मैंने आपको लास्ट में भी ये बात पढ़ाई कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन बढ़ गई, मेरी ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन मेरी 9,000 से बढ़ गई, तो ये 9,000 का इफेक्ट हमारा माइनस में पड़ेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरा ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट है वो बुक्स में जो है वो बैलेंस शो करेगा, जबकि वैसे सरप्लस आया, बट बुक्स में हमेशा ये बैलेंस शो होता है। तो जो ये 9,000 का सरप्लस आया, ये 9,000 का सरप्लस जो है ये आरबीआई के पास ऑफिशियल रिजर्व में चला जाता है। यानी कि हमारा ऑफिशियल रिजर्व 9,000 से जो है वो बढ़ गया, और जो ये 9,000 से हमारा ऑफिशियल रिजर्व बढ़ा है, ये बढ़ना हमारा बुक्स में शो होगा, माइनस 9,000 से हम शो करेंगे, क्योंकि हमारे को, मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है, तो हमारे को ये तो हमेशा ही बैलेंस नज़र आएगा, यानी कि आना जाना सब बराबर दिखेगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी मैंने आपको सारा बताया कि किस तरह से ये हमारा ये ट्रांजैक्शंस हमने करी और कितना कितना इफेक्ट किसका पड़ा, और सब मैंने आपको टोटल करके बताया, और सब मैंने आपको कंपोनेंट्स इसमें क्लियर करे। अब हम इसमें जो बात करेंगे बच्चों, वो हम बात करेंगे इसमें हम ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, हम दो तरह की ट्रांजैक्शंस की अब मैं बात करने वाली हूँ इसमें, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ये क्या होती हैं, अब आप इसके बारे में बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। मैं बात करने वाली हूँ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस या आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स। सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पर अकोमोडेटिंग ऑटोनॉमस आइटम की। ये ऑटोनॉमस आइटम होती क्या है, हम इसका डिफरेंस भी करेंगे। डिफरेंस से पहले हम इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होती हैं ऑटोनॉमस आइटम्स। ऑटोनॉमस आइटम्स वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करा जा रहा है,
जिसको करा जा रहा है, विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव। वो हमारा इकोनॉमिक मोटिव क्या हो सकता है? टू मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स। यानी कि इसके अंदर हम उन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बेटा। ये वो आइटम्स होती हैं सारी जो करी जा रही हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, सिर्फ किस पर्पस से? प्रॉफिट कमाने के पर्पस से या प्रॉफिट को ज़्यादा करने के पर्पस से। तो ये ट्रांजैक्शन पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस टाइम पर हमारा बीओपी सरप्लस में है या ये हमारा बीओपी डेफिसिट में है। ये इस बात पे कोई इफेक्ट नहीं करती। ये ट्रांजैक्शन कर दी, मेरे को अगर बाहर से एक्सपोर्ट करना है तो मैं एक्सपोर्ट करूँगी बाहर, मैं अपना माल भेजूंगी और बेचूंगी अगर उसकी डिमांड है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट कमाना है। मैं तब ये नहीं देखूंगी कि मेरा बीओपी सरप्लस में है या डेफिसिट में है। इसीलिए कहा जाता है कि दीज ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रीज बीओपी सिचुएशन। कंट्री के बीओपी सिचुएशन से ये इंडिपेंडेंट है, इसीलिए क्योंकि हमने करने के टाइम पे नहीं देखा कि वो सरप्लस में है या डेफिसिट में है। तो फिर ट्रांजैक्शन चाहे करंट अकाउंट से हो चाहे कैपिटल अकाउंट से हो, वो इसमें सारी आती है। क्योंकि प्रॉफिट मोटिव से हमें कुछ भी करना हो, अगर हमें लोन देना है तो उस पर भी तो हम इंटरेस्ट कमाते हैं। मैं लोन क्यों दूंगी? क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट कमाना है। तो फिर वो ट्रांजैक्शंस कोई भी करे, चाहे प्राइवेट सेक्टर करे बच्चों, चाहे गवर्नमेंट करे, बट मोटिव क्या रहेगा? प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट को बढ़ाना। अब जब ये सारी ट्रांजैक्शंस आ गई, ठीक है, जब अच्छा इसका अनदर नेम भी होता है बच्चों, अनदर नेम। इसका अनदर नेम होता है अबव द लाइन आइटम। तो अब मैंने ये समझाया आपको ऑटोनोमस। अब मैं आती हूँ अकोमोडेटिंग क्या होता है। अकोमोडेटिंग आइटम जो होती हैं ये ऐसी आइटम्स हैं, ये ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो करी जा रही हैं इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द बीओपी आइडेंटिटी। यानी कि अब बीओपी में अगर इम्बैलेंस है, ठीक है, मैंने बोला कि दीज टाइप्स ऑफ, एक बार मैं इसको लिख रही हूँ, आप देखेंगे, दीज टाइप ऑफ आइटम रेफर्स टू transactions that are undertaken in order to, उसको करा जा रहा है in order to establish BOP identity। यानी कि अगर बीओपी में इम्बैलेंस है, यानी कि सरप्लस या डेफिसिट की कंडीशन है, तो उस बीओपी को बैलेंस करने के लिए हम इन ट्रांजैक्शंस को करते हैं, तो उनको हम कहते हैं अकोमोडेटिंग आइटम। अब ये बिल्कुल ऑटोनॉमस से अलग हो गया। तो ये जो होती हैं, दीज आर द कंडीशनल्ड, ठीक है, दीज आर द कंडीशनड बाय द बीओपी स्टेटस ऑफ द कंट्री। These are not related to the transaction for the profit maximization। ये ट्रांजेक्शन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं होती हैं। अगर बीओपी में बैलेंस इम्बैलेंस है, ठीक है, तो हम उसको ठीक करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट आ गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो करंट अकाउंट डेफिसिट में है, करंट अकाउंट इन डेफिसिट, तो उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए अगर हमें बोरोविंग करनी पड़ रही है गवर्नमेंट को, ठीक है, डेफिसिट इज फाइनेंस बाय द बोरोविंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बोरोविंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके पीछे मेरा कोई प्रॉफिट, गवर्नमेंट का कोई मोटिव प्रॉफिट कमाना थोड़ी ना, वो तो बैलेंस करना है। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? अकोमोडेटिंग आइटम्स। यानी कि इससे ये पता चला
क्योंकि बोरोविंग कर रहे हैं तो इसके अंदर ये टेक प्लेस होती है, दीज आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट करती है, एंड दीज ट्रांजेक्शन आर टेक प्लेस ऑन द कैपिटल अकाउंट ओनली, जबकि ये कैपिटल और करंट दोनों से रिलेटेड थी, ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट ओनली। क्लियर है ये बात? और इसका अनदर नेम होता है अबव द लाइन, बिलो द लाइन आइटम। तो दोनों बातों में फ़र्क कि अब इसको करने के लिए रिजर्व बैंक की तो आगे आएगा ना, सेंट्रल बैंक, वो अपने ऑफिशियल रिजर्व में से फॉरेन करेंसी में से उसका यूज़ करके इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है अगर इम्बैलेंस आया बीओपी में। वैसे मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिया कि करंट अकाउंट जो होता है अगर डेफिसिट में आ गया तो उसके लिए बोरोविंग अगर रेस्ट ऑफ दी वर्ड से करी जा रही है तो वो कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए या प्रॉफिट को कमाने के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। वो हम क्यों कर रहे हैं? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस में की वजह से जो बैलेंस में बीओपी में इम्बैलेंस हुआ उसको करेक्ट करने के लिए। तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इस तरह से हमने इसके बारे में भी सीखा कि ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग क्या होता है और ये ट्रांजैक्शंस में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको ये बताया। वो डिफरेंस आप मीनिंग के बेसिस पे लिखिए, आप उसके अकाउंट के बेसिस पे लिखिए। इस ट्रांजैक्शंस को प्राइवेट गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस को प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों कर सकती है, ये सिर्फ गवर्नमेंट करती है टू बैलेंस द बीओपी। अनदर नेम बताइए, इसको अबव द लाइन आइटम कहा जाता है ऑटोनॉमस को, और इसको बिलो द लाइन कहा जाता है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।